हिमाचल के सरकारों ने हिमाचल में मूल निवास और भू कानून बनाया, मजबूती से बनाया, और उत्तराखंड किसी पार्टी का कोई बोलने का आज हमारा उत्तराखंड भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, वो सब कर दिया गया है। उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, आने वाले दिन और भी मुश्किल है। खोद कर पहाड़ को उसको खत्म कर दिया है, तो ये कहते हैं कि ये किसी प्रकार का कोई दैविक कार्य है, नहीं, ये हम लोगों की अपनी कृति है। हम लोगों ने इस पहाड़ को आज इस लायक बना रखा है। आज हम देखते हैं कि टनल्स और इन सब इतनी परियोजना, नवीनतम पहाड़ है। ये यूरोप के आल्प्स की तरह नहीं है या किसी और की तरह नहीं है कि वहां पर ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं पहाड़। हमारा पहाड़ मिलीमीटर्स के हिसाब से पूरा हिमालय धीरे धीरे अभी भी ऊपर है, उन्नत होने के कगार पर है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सोच नहीं रहा है। भूवैज्ञानिक को रिपोर्ट आउट की जाए। मेरी मांग है कि उत्तराखंड जोशीमठ को लेकर के काफी समय से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकारी तरफ से अभी तक ऐसा व्यवस्था या संविधान नहीं लागू किया गया, उनकी सुविधा दी। क्या लगता है कि इस धरने से जोशीमठ वालों को सुविधा मिल पाएगी? नहीं, पहली बात यह है कि हम सब लोग अभी जोशीमठ से लौटे हैं और जोशीमठ सिर्फ हिमालय को बचाने का एक प्रतीक है और जीवन से हिमालय के साथ आपदाओं का रिश्ता रहा है, लेकिन जो मैन-मेड आपदाएं हैं उसको सरकारों ने अपनी गलत हिमालयी नीतियों से दावत दी है। तो अभी जोशीमठ का जो धंसना है उसी का एक प्रमाण है कि बड़ी परियोजनाओं को, दैत्याकार योजनाओं को, विनाशकारी योजनाओं को पहाड़ में थोपना। तो अभी जो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम एक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है जो इस समय वहाँ के तमाम सवालों को उठा रही है। तो उसके समर्थन में उत्तराखंड के जितने भी संगठन दिल्ली के अंदर हैं वो उनको समर्थन देने के लिए आज जंतर मंतर पर आए हैं और हम प्रधानमंत्री को ये 5 सूत्री ज्ञापन देंगे जिसमें हम कहेंगे कि हम जोशीमठ की जनता के साथ हैं जो अपने जीवन और मरण, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। हम उन लोगों के साथ हैं जो हिमालय को बचाना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो हिमालय के आलोक में पूरे देश को बचाना चाहते हैं और पूरे एशिया को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हिमालय पर बहुत सारे लोगों की निर्भरता है। इसलिए पहाड़ का बचना सिर्फ पहाड़ का बचना नहीं है, जोशीमठ का बचना जोशीमठ का बचना नहीं है, बल्कि हमारा मानना है कि हम अगर जोशीमठ को बचाते हैं तो हम भारत की बड़ी उस आबादी को भी बचाते हैं जहाँ गंगा यमुना जो 2500 किलोमीटर गंगा यहाँ से लेकर गंगा सागर तक जाती है, तो पूरे गंगा के द्वार को समृद्ध करती है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो हमारा भारत भी उसके अस्तित्व पर सवाल हो जाएगा। तो इसकी हमें लड़ाई के साथ देखिए देखा गया जिस तरह से तैयारी की गई थी काम को लेकर के, उसमें कहीं चूक होगी क्योंकि उनको यही पता चला कि अंदर कोई पानी है। जब दरार पड़ी तभी नहीं, उनको बहुत पता था। उनको 2002 में जब एनटीपीसी और उत्तराखंड सरकार का जब समझौता हुआ था तो उसके तहत जब परियोजना बनी तो हम सब लोगों ने उसका विरोध किया था और 2009 में उसी सुरंग को, वो सुरंग फट गई थी और उस सुरंग से फटने 600 मिलीलीटर हर सेकंड में पानी आया वहां से, और तब भी हम सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि इसको मत होने दो, लेकिन सरकारों ने माना नहीं और नहीं माना तो आज ये आपके सामने। क्या मांग है सरकार से? पहली मांग यह है कि हमने नारा दिया है एनटीपीसी गो बैक। एनटीपीसी गो बैक का मतलब है कि हिमालय पर बनी रही विनाशकारी नीतियों के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि जो हमको जमीन के बदले जमीन दी जाए, हमको जो मकान के बदले मकान दिया जाए, और उसके अलावा हम एक स्थायी जो जोशीमठ है अभी जब जोशीमठ दबेगा, जब जोशीमठ स्थिर होगा तो उसमें हमको सब लोगों को उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये हम सब लोगों की मांग है। नमस्कार, पहला सभी को, मैं पारिशा, और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं आज 4 फरवरी है और हमारा आज का प्रदर्शन है यहाँ पे जोशीमठ के लिए। और आप सभी देख ही रहे हैं कि पहले टिहरी और अब जोशीमठ और धीरे धीरे करके उत्तराखंड के कई जो गांव हैं, हमारे पौराणिक हमारे जो घर हैं वो सारे ढलते जा रहे हैं। इन लोगों की जो त्रासदी वहाँ पे आ रही है, एक भगवान तक पहुँचने का रास्ता ये कम कर रहे हैं कि हम भगवान तक जल्दी पहुँच सकें। तो ये बहुत ही, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत बात है कि आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको उतने कष्ट भी करने चाहिए, और रास्तों को छोटे करने का मतलब आप पहाड़ों को बीच में से कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो एक पहाड़ है हमारे, वो जितने कठोर बाहर से दिखते हैं वो उतने ही निर्मल हैं अंदर से। तो ठीक इसी तरीके से आप जो हैं हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वहाँ पे किया जाए, क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोग जब होके आए चारुदा गए वहाँ पे, उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे अभी भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है, रोका नहीं है काम को पूरी तरीके से। ऐसा दिखाया जा रहा है न्यूज़ वगैरह में कि रोक दिया है, बट रोका बिल्कुल भी नहीं है। और इसको सरकार से यही उम्मीद है और सभी उत्तराखंड क्षेत्र वासियों से यही उम्मीद है कि आप सभी सपोर्ट में आएँ और जोशीमठ के लिए आवाज़ उठाएं, और दिल्ली में भी सभी जो लोग हैं उनसे भी यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, मांग तो तब होती है जब आपकी स्थायित्व जो है ना वो उस पर सवाल नहीं होता। जोशीमठ परिचायक है
उत्तराखंड में मानव की बेहोशी से सूखती नदियों का, उसकी गलतियों से, उसके धंधे से, बिकते जंगलों का और दरकते पहाड़ों का। जोशीमठ कोई एक साधारण बात नहीं है। 4 साल से उठती आवाज, 4 क्या उससे तो ज्यादा, लेकिन हम लोग तो हम तो शुरुआत से जुड़े, तो 4 साल से आवाज लगाने वाले लोगों की जो दर्द है ना, उसको दबा देने की बात है। एक जगह जोशीमठ केवल लोगों के रहने का स्थल नहीं था। अगर आप देखें बद्रीनाथ का जो अस्तित्व है वो जोशीमठ के बिना नहीं है। वो एक एजुकेशन सेंटर है। उस एजुकेशन सेंटर में रहने वाले लोग, वो लोग जिनको पालने का काम राजा करता था, उसका धर्म था, उसको जमीनों वहां के लोगों को देके और जमीन को बचाने वाले लोगों को का पालन पोषण राजा कर रहा था, तो कोई मतलब तो रहा होगा। आज सरकार उनकी जमीनों को एक तरह से अपनी भूख को पूरा करने के लिए, अपने पैसे को पूरा करने के लिए, और ये जताते हुए कि तुम लोग हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो, कि तुम लोगों को पालना तो हमारी लाइबिलिटी है, तो तुम्हारी जमीन पर हमारा अधिकार है, आपके घरों पे हमारा अधिकार है। आप लोग घर से बेघर भी हो जाते हैं, 1-2 मौतें हो जाती हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सवाल उठते हैं। ये सवाल कब से उठने शुरू हुए? आपने 2017 से लेकर उत्तराखंड की मौतें अगर आप नोटिस कर लीजिए तो अनअकाउंटेड फॉर डेथ्स हैं वो। 2017 से एक सिर्फ जोशीमठ जो है वो चिन्हित करता है आपकी इस भूख का, जिसमें कि आपने ऑल वेदर रोड बना दी बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो पिकनिक मनाने की जगह है कि तीर्थ की जगह है? उसके लिए तो आपने रोड बनाई, और उसमें होने वाली मौतें, तोता घाटी पे जो पत्थर गिरते हैं, कई सालों से वो अनस्टेबल था, बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुआ, फिर से जब ये रोडें कटी, ऊपर से पत्थर गिरे, मौतें हुई। उन मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं ले रहा ना उनकी मौतों की जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पर जंगल फॉरेस्ट वालों का जो एक माफिया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत चल रहा है, उसके तहत में जितने लोगों की मौतें हुई जंगली जानवरों से, इन सबसे उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। और जब हमारे लोग सारी इन मौतों से चुपचाप बैठे थे, आज उनकी जब जमीनें दरकने लगी हैं, उनको घर से वापस बाहर बेघर करने लग गया है, तो ये तिलमिलाहट है। ये तिलमिलाहट यहाँ पे आ रही है। तो मांग नहीं है, ये हम अपने अधिकारों की संरक्षण की बात कर रहे हैं। और अधिकारों का संरक्षण हो कैसे? जब हम सबसे बड़े कोर्ट में भी जाते हैं, वो बोलते हैं कि जो हर चीज के लिए आप यहाँ नहीं आ सकते, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? उसको तो यही पता ना कि माई बाप आखिरी में सुप्रीम कोर्ट है। जो घटनाएं हो रही किसको दोषी मान रहे हो? देखिए, दोषी वो हर व्यक्ति है। वो इंजीनियर भी है जिसने ये रिपोर्ट बना दी कि यहाँ पर ये टनलिंग हो सकती है। हमारे जो पहाड़ है वो कच्चे पहाड़ हैं, उसमें मिट्टी और पत्थर दोनों सामंजस्य में है। आपने नीचे से